नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। कंपोजिशन स्कीम और नॉर्मल स्कीम में क्या अंतर होता है, कंपोजिशन स्कीम की टर्नओवर लिमिट कितनी होनी चाहिए और कंपोजिशन स्कीम में हम अपनी जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, सेल्स की अकाउंटिंग, परचेज की अकाउंटिंग, जीएसटी की लायबिलिटी कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा। आप पूरा कंपोजिशन स्कीम की अकाउंटिंग समझ जाएंगे सिर्फ इसी वीडियो में। दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी टर्नओवर लिमिट। दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम की टर्नओवर लिमिट को लेकर स्टेट को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक कैटेगरी है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और बाकी इसको छोड़कर सारे के सारे नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं और इनकी टर्नओवर लिमिट की जो अमाउंट है वो अलग अलग है। सबसे पहले हम देखते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में दोस्तों टोटल 8 राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। इनकी जो लिमिट है टर्नओवर की कंपोजिशन स्कीम के लिए ये है 75 लाख, 75 लाख। और इसके अलावा सबकी लिमिट है 1.5 करोड़। ओके, ये 75 लाख की लिमिट और 1.5 करोड़ की लिमिट आपको समझ में आ गया। ये आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो या ट्रेडिंग करते हो, इसके लिए या 75 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए और 1.5 करोड़ नॉर्मल स्टेट के लिए स्पेशल कैटेगरी के अलावा। अब आप अगर ना तो मैन्युफैक्चरिंग करते हो और ना ही ट्रेडिंग करते हो, आप सिर्फ कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो जिसको हम सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, तो दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर के लिए सिर्फ 50 लाख लिमिट है। ओके, ये तो क्लियर हो गया। 75 लाख वाली लिमिट, 1.5 करोड़ वाली लिमिट और 50 लाख वाली लिमिट। अब आगे हम देखते हैं कि जीएसटी का क्या रेट है। जो कंपोजिशन स्कीम वाले हैं उनको किस किस रेट पे जीएसटी कितना कितना भरना होता है। दोस्तों, जो कंपोजिशन स्कीम वाले व्यापारी हैं वो छोटे व्यापारी हैं, इसलिए जीएसटी डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट उनको बहुत ही छूट दे रखा है। जो आपने नॉर्मल स्कीम के अंडर व्यापारी हैं उन पे जितना लोड, जितना वर्कलोड जीएसटी को लेकर है उतना कंपोजिशन स्कीम में है ही बिल्कुल नहीं है। आपको कंपोजिशन स्कीम में सिर्फ एक ही टैक्स आपको फिक्स किया गया है, वो क्या परसेंटेज होता है अभी हम यहाँ देख लेते हैं। चलिए, जीएसटी रेट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, बिजनेस टाइप एंड जीएसटी रेट। मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर्स है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं या ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो आपको सिर्फ 1% जीएसटी पेमेंट करना है, वह भी क्वार्टरली। हर तीसरे महीने 1% जीएसटी आप पेमेंट करोगे क्वार्टरली। ओके, अगर मान लीजिए आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहे हैं, तो आपको इस पर 5% जीएसटी पेमेंट करना होगा, वो भी क्वार्टरली। अगर मान लिए आप तो एक सर्विस यहाँ इसके अंदर आ गया रेस्टोरेंट्स के अंदर, इसके अलावा आप अदर सर्विस प्रोवाइडर हैं, अदर कोई सर्विस देते हैं, तो आपको 6% जीएसटी पेमेंट करना होगा क्वार्टरली। एक जीएसटी का रेट दोस्तों क्लियर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कर रहे हो, 1% अपने सेल्स का टोटल 1% क्वार्टरली आप पेमेंट कर दोगे, और रेस्टोरेंट चला रहे हो, रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहे हो, तो आप क्वार्टरली अपने सेल्स का टोटल 5% पेमेंट कर देना है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 6%। ये तो क्लियर हो गया जीएसटी का रेट कंपोजिशन स्कीम के अंदर। अब आगे हम देखते हैं कि कंपोजिशन स्कीम में कौन कौन से रूल्स और हैं, आपके ऊपर कौन कौन सी बाउंडेशन है कंपोजिशन स्कीम वालों के ऊपर।
अब यहाँ तो बिल्कुल आसान हो गया, आपको ज्यादा जीएसटी का हिसाब किताब नहीं रखना है, सिर्फ 1% आपको पेमेंट करना है, 5% पेमेंट करना है, 6% पर जिस कैटेगरी में आप हो, जिस टाइप का बिजनेस है। और वहीं जो नॉर्मल स्कीम वाले होते हैं उनको किस रेट में परचेज कर रहे हैं, कौन से टैक्स रेट का माल सेल कर रहे हैं, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, सारी कुछ का ही सब कुछ का हिसाब किताब उनको रखना होता है। लेकिन कंपोजिशन वालों को इन सब चीजों से बिल्कुल फ्री है। इस सब चीजों का उनको हिसाब किताब, किस रेट का माल परचेज कर रहे हैं और किस रेट का माल सेल कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अब आगे हम समझते हैं कंपोजिशन स्कीम के ऊपर कौन कौन से नियम कानून लागू होते हैं, वो क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम के अंदर आता है तो सिर्फ आप अपने गुड्स की सप्लाई सिर्फ अपने ही राज्य में कर सकते हैं। जो भी बिजनेसमैन होगा कंपोजिशन स्कीम के अंदर, बिजनेसमैन अपने राज्य से दूसरे राज्य में माल नहीं बेच सकता। आपकी जो सप्लाई होगी, जो सेल्स होगा, सिर्फ अपने ही स्टेट में कर सकते हैं आप। किसी दूसरे स्टेट में माल आप सेल नहीं कर सकते, नंबर एक। लेकिन दूसरे राज्य से परचेज जरूर कर सकते हैं आप। दूसरे राज्य से माल खरीद सकते हो, लेकिन दूसरे राज्य में माल सेल नहीं कर सकते हो कंपोजिशन स्कीम के अंदर। अगर आप नॉर्मल स्कीम में है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी राज्य से माल खरीदो और किसी भी राज्य में माल बेचो। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही स्टेट में सप्लाई करेंगे, किसी दूसरे स्टेट में आप सप्लाई नहीं दे सकते। ओके, अगला पॉइंट है नो आईटीसी अवेलेबल। नो आईटीसी अवेलेबल का मतलब ये हुआ कि आप जो भी कुछ गुड्स परचेज करेंगे और उस परचेज इनवॉइस पे जो जीएसटी लगा होता है, आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। वो आपको इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी का कोई हिसाब किताब नहीं रखना है। जबकि जो हमारे नॉर्मल स्कीम के अंदर होते हैं, तो जो भी परचेज करते हैं उनकी परचेज बिल पे जो जीएसटी लगा होता है, वो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मान लेते हैं और उसको क्लेम भी करते हैं। लेकिन कंपोजिशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ओके, आगे चलते हैं नो जीएसटी चार्ज। दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम में अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हैं, आप उस सेल अमाउंट पे जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। आप अपने कस्टमर को जीएसटी नहीं लगाओगे, टैक्स नहीं चार्ज कर सकते हो। आपके जो भी आप इनवॉइस तैयार करोगे, उस इनवॉइस पे लिखा होना चाहिए कि आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर है, इसलिए आप अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, समझ गए आप। सेल करते समय भी आपको अपने कस्टमर से जीएसटी नहीं लगाना है, जीएसटी नहीं लेना है। यू कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस। दोस्तों, आप माल को सेल करते समय टैक्स इनवॉइस भी नहीं बना सकते, क्योंकि टैक्स इनवॉइस अगर बनाएंगे तो उसमें जीएसटी लगाना ही पड़ेगा। और जो हमारे नॉर्मल स्कीम के अंदर होंगे वो तो टैक्स इनवॉइस ही बनाएंगे और उस गुड्स पे टैक्स भी लगाएंगे। आप टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकते। आप क्या बना सकते हैं? आप बिल ऑफ सप्लाई। जो भी गुड्स आप सेल करेंगे, अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर हैं तो आप बिल ऑफ सप्लाई तैयार करेंगे। और बिल ऑफ सप्लाई में मैंने पहले ही बता दिया, आपके बिल ऑफ सप्लाई में इनवॉइस में लिखा होगा कि आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं, इसलिए आप अपने कस्टमर से टैक्स वसूल नहीं सकते। और हो सकता है अगर आपकी कंपनी हो, आपका बिजनेस हो, आप अपने बोर्ड पे भी लिखवा सकते हैं कि आप कंपोजिशन स्कीम डीलर हैं। ओके, ये चीज क्लियर हो गया। दोस्तों, अब आगे हम समझते हैं कि कंपोजिशन स्कीम वाले किस तरीके से जब कुछ परचेज करते हैं तो वो किस तरीके से उसकी काउंटिंग करेंगे, और जब सेल करेंगे तो अपनी सेल परचेज के बीच में अपनी लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, जो उनको गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना होता है। अब कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए बहुत ही छूट है, उनके ऊपर जीएसटी कंप्लायंस का कोई भी वर्कलोड नहीं है। जबकि जो नॉर्मल स्कीम के अंदर हैं
उनके ऊपर पूरा का पूरा लोड रखा हुआ है जीएसटी वालों ने। उन पे जीएसटी, हर एक जीएसटी कंप्लायंस को मेंटेन करना है। इनपुट आउटपुट, जो भी वो इनवॉइस सेल करेंगे, B2B इनवॉइस, B2C इनवॉइस, ये नॉर्मल स्कीम वालों को सब कुछ मेंटेन करना है और एक एक इनवॉइस का रिकॉर्ड रखना है और उनको जीएसटी में सबमिट भी करना है। लेकिन जो आपके कंपोजिशन स्कीम वाले हैं, इनको ये सब रिकॉर्ड रखने की कोई जरूरत नहीं है। ना वो B2B ना B2C, उनसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वो बिल ऑफ सप्लाई बनाएंगे और अपने सेल्स का 1% उनको टैक्स देना है। आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक कंपोजिशन स्कीम में जो आदमी परचेज सेल करते हैं वो किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करते हैं, और जो नॉर्मल स्कीम में रहते हैं वो किस तरीके से सेल परचेज करते हैं। अभी हम आके आपको समझाता हूं। चलिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ एग्जाम्पल हमने ले लिया है परचेज कंपोजिशन स्कीम। ओके, एक कंपोजिशन स्कीम की परचेज है। मैं पहले कंपोजिशन स्कीम की परचेज आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आपने कोई सामान परचेज किया है और उस सामान का अमाउंट 20,000 है। आपका परचेज अमाउंट 20,000 है। ओके, लेकिन आप जिससे परचेज कर रहे हैं वो 20,000 तो आपके सामान का अमाउंट हुआ, लेकिन वह तो ये तो जरूरी नहीं है कि वह भी कंपोजिशन स्कीम वाला होगा कि जीएसटी नहीं लगेगा। आप परचेज कर रहे हो नॉर्मल स्कीम वाले से, तो वह अपने इनवॉइस पे जीएसटी लगा देंगे। कितना? 20,000 के ऊपर मान लीजिए 18% जीएसटी लगा दिए, तो आपका टोटल इनवॉइस अमाउंट कितना हो गया? 23,600। 20,000 माल की वैल्यू और 3600 आपका 18% जीएसटी। आपका टोटल इनवॉइस का अमाउंट हो गया 23,600। और ये मैं समझा रहा हूं, ये परचेज है कंपोजिशन स्कीम की। ओके, आपने यह परचेज कर लिया। अब मैं इसके सामने यही एग्जांपल फिट करता हूं नॉर्मल स्कीम में। ये तो कंपोजिशन स्कीम की परचेज मैंने आपको समझा दी। अब यहां देखते हैं यही अमाउंट, यही चीज एक जो नॉर्मल स्कीम में है वो परचेज कर रहे हैं। अब इन लोगों ने यही 20,000 का गुड्स परचेज किया और इसके ऊपर 3600 जीएसटी लग गया। और नॉर्मल स्कीम वालों का भी टोटल इनवॉइस अमाउंट 23,600 हो गया। और यहाँ आप कंपोजिशन स्कीम में हैं, आपका भी 23,600। ये आप दोनों का परचेज इनवॉइस हो गई। ओके, अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन स्कीम जब सेल करते हैं तो वो किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं और वो किस तरीके से अपना कॉस्ट ऐड करते हैं। अब एग्जांपल सेल कंपोजिशन स्कीम वाले, जो कंपोजिशन स्कीम वाले हैं, जो कंपोजिशन स्कीम के अंडर है, वो किस तरीके से सेल करेंगे। मैं पूरा एग्जांपल इसी पे सेट कर रहा हूं समझाने के लिए आपको। अब सबसे पहले जब आप सेल करोगे तो आप अपने परचेज की कॉस्ट देखोगे कि आपने जो माल परचेज किया है उसकी कॉस्ट क्या है। फिर उसी हिसाब से आप उसमें अपना मार्जिन, अपना प्रॉफिट ऐड करके सेल करेंगे। ठीक है, तो आपका जो परचेज इनवॉइस था कितना है? 23,600। ओके, अब 23,600 में आपका 3,600 जीएसटी अमाउंट है। ठीक है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में आपको कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं करना है। आपके बिल पर जो 3600 जीएसटी का अमाउंट लगा हुआ है, यह आपका खर्चा है। आप अपने गुड्स के कॉस्ट में ऐड करेंगे। आपका ये इनपुट नहीं हो सकता। इनपुट आउटपुट का आपका कोई लेना देना नहीं है कंपोजिशन स्कीम में। तो आपका टोटल इनवॉइस अमाउंट कितना है? 23,600। तो आप अपने परचेज की कॉस्ट जो है 23,600 ही लेंगे। ओके, इसके अंदर जीएसटी भी आ गया, आपके खर्चे में ऐड हो गया। 23,600 आपका परचेज कॉस्ट हो गया। अब आप इस माल को जब सेल करेंगे तो उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे। मान लेते हैं आप 23,600 पे अपनी प्रॉफिट सिर्फ 5% ही ऐड कर रहे हैं। तो 23,600 का 5% आपने प्रॉफिट ऐड किया तो 1,180 रुपये आपका प्रॉफिट का अमाउंट हो रहा है। ओके, अब 23,600 आपका परचेज का कॉस्ट है और 1,180 आपका आपने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। आप जो माल सेल कर रहे हैं, आपका टोटल सेल अमाउंट कितना हो गया? 24,780। 23,600 प्लस 1,180 आपका प्रॉफिट आपने ऐड किया है। तो आपने इस गुड्स को
24,780 में सेल कर दिया। ओके, ये कंपोजिशन स्कीम में आपने सेल किया। अब इसी माल को नॉर्मल स्कीम में जब सेल करते हैं तो किस तरीके से वो कैलकुलेशन करते हैं। अब आप भी यही देखेंगे कि आपका परचेज कॉस्ट क्या है। तो आपने देखा आपका जो परचेज बिल है ये 20,000 परचेज अमाउंट है और इस पे 3,600 जीएसटी लगा हुआ है, लेकिन आप नॉर्मल स्कीम में हैं इसलिए आपका ये 3,600 इनपुट जीएसटी होगा। आपको इस 3,600 का क्लेम करना होगा। तो आप इसको अपने खर्चे में, अपने गुड्स के कॉस्ट में नहीं ऐड करेंगे। आप अपना परचेज कॉस्ट जो है 20,000 मानते हैं। अब 20,000 मतलब मैंने यहाँ समझाने के लिए बता दिया, इस पे ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा होगा, उस खर्चे आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ समझाने के लिए मैं सीधा सीधा एक गुड्स का अमाउंट समझा रहा हूँ। 20,000 आपका परचेज कॉस्ट होगा नॉर्मल स्कीम में, क्योंकि ये 3,600 आप क्लेम करेंगे। और यहाँ परचेज कॉस्ट पूरा का पूरा कंपोजिशन स्कीम में 23,600 था, क्योंकि इनको 3,600 क्लेम नहीं करना है। आउटपुट इनपुट का कोई हिसाब किताब इनको नहीं रखना है। तो नॉर्मल स्कीम में आपने परचेज कॉस्ट 20,000 पकड़ लिया। ओके, अब 3,600 आपका इनपुट है। अब आप भी इसमें मार्जिन ऐड करेंगे, प्रॉफिट। मान लीजिए आपने 5% प्रॉफिट ऐड किया है, तो 5% प्रॉफिट आपका 1,000 आपका टोटल सेल अमाउंट 21,000 हो गया। 20,000 आपका परचेज कॉस्ट था और 5% आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया 1,000, टोटल 21,000। अब आप 21,000 का इनवाइस तैयार करेंगे। यहाँ आपने 23,600 पे और 5% मार्जिन ऐड करके 24,780 का इनवाइस बना दिया। इसके ऊपर आपको कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगाएंगे आप, अपने कस्टमर से जीएसटी नहीं वसूल सकते। आप बस 24,780 रुपया ही उनको पेमेंट करना होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपके बिल की सेल अमाउंट जो है 24,780 रहेगी कंपोजिशन स्कीम में, लेकिन नॉर्मल स्कीम में आपने मार्जिन ऐड करके सेल अमाउंट आपका हुआ 21,000 और आप जब बिल इनवाइस तैयार करेंगे तो उस पर आप 18% जीएसटी लगाएंगे। तो 21,000 का 18% जीएसटी 3,780 और आपका टोटल सेल अमाउंट 24,780 हो गया। ओके, ये आपका नॉर्मल स्कीम का हो गया। ये दोनों कंपोजिशन स्कीम और नॉर्मल स्कीम का आप परचेज और सेल का कैलकुलेशन समझ गए। अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी की लायबिलिटी आप कैसे निकालेंगे। ओके, अब देखिए जीएसटी की लायबिलिटी इनको क्या है, सिर्फ अपने सेल्स का 1% पेमेंट करना है जीएसटी। ओके, अब आपका टोटल सेल्स कितना है 24,780 है। आपने कस्टमर से तो कोई टैक्स लिया नहीं है, आपने 24,780 का बिल बना दिया है। तो आपको यह पेमेंट जो है क्वार्टरली करनी है। आपको एक क्वार्टर में जितना सेल्स हुआ होगा टोटल सेल्स का 1% आपको पेमेंट करना होगा। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ 24,780 लेता हूँ। तो आपका सेल्स कितना है 24,780, तो 24,780 पर 1% जीएसटी आप गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे और यह जीएसटी आपके पॉकेट से जा रहा है, आपकी जेब से जा रहा है। ओके, 1% जीएसटी आपको पेमेंट करना है और यह 1% जीएसटी में आधा पर 0.5% सी और 0.5% एस, क्योंकि आपको आय जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने स्टेट से बाहर माल सेल ही नहीं कर सकते, तो आय जीएसटी से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सी जीएसटी और एस जीएसटी लगाना है, आधा आधा परसेंट। ओके, तो आप 24,780 का 1% जीएसटी 248 रुपए आपकी लायबिलिटी होगी और 248 रुपए आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। ओके, ये 248 रुपया आपकी जेब से गया। अब आप अपना प्रॉफिट देख लो, कंपोजिशन स्कीम में आपका प्रॉफिट कैसे, इस माल पे अपना प्रॉफिट कैसे निकलते हैं आपका। अब आपका आपने प्रॉफिट कितना ऐड किया था 1180 रुपया, जो माल आपने सेल किया आपने इसमें 1180 रुपया प्रॉफिट बना रखा। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट अमाउंट कितना है 1180, लेकिन आपने 1% जीएसटी अपने पॉकेट से गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। तो 1% जीएसटी कितना पेमेंट किया आपने 248 रुपया। तो आपके प्रॉफिट से ही ये 248 रुपया कम हो जाएगा।
आपका नेट प्रॉफिट कितना था 1180। इसमें से आपने गवर्नमेंट को 1% जीएसटी कितना पेमेंट कर दिया 248 रुपए। तो 1180 में से 248 आप अपने खर्चे में और डाल दीजिए। 1180 में से 248 माइनस कर दीजिए, आपका नेट प्रॉफिट 932 रुपया बनता है। ये आपका कंपोजिशन स्कीम का कैलकुलेशन है, सेल्स का, परचेज का और प्रॉफिट का। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल स्कीम वाले इसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं। नॉर्मल स्कीम में आपने 24,780 का सेल कर दिया था, जिसमें 3780 आपका जीएसटी लगा हुआ है। आपने ये 3780 रुपये अपने कस्टमर से वसूल किया है। तो आपकी लायबिलिटी कैसे निकलेगी? मान लीजिए आउटपुट जीएसटी आपका कितना है 3780 रुपये, क्योंकि आपने अपने कस्टमर से 3780 रुपया लिया है, तो ये 3780 रुपया आपको पेमेंट करना होगा। तो आपकी आउटपुट जीएसटी 3780 और इसमें आपका जो इनपुट जीएसटी था 3600। अब आप अपने आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी माइनस कर देंगे और इसके बाद आपका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। 3780 में से आउटपुट में से 3600 इनपुट माइनस करने के बाद 180 रुपये आपको जीएसटी पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। अब आप देखते हैं आपने इस गुड्स में 1000 रुपये प्रॉफिट मार्जिन रखा था, तो 1000 में से 180 रुपये आपने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। तो 1000 में से 180 रुपये माइनस हो जाएंगे और आपका जो प्रॉफिट है इस गुड्स पे 820 रुपये होगा। इस तरीके से आप नॉर्मल स्कीम में कैलकुलेशन है जीएसटी का, प्रॉफिट का। दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम में आरसीएम को लेकर कोई छूट नहीं है। आप कंपोजिशन स्कीम में हैं, अगर आप आरसीएम की कोई सर्विस यूज करते हैं, जीटीए की कोई सर्विस यूज करते हैं, तो आपको आरसीएम का पेमेंट नॉर्मल स्कीम के तरीके से ही करना पड़ेगा, लेकिन आपको आरसीएम का इनपुट नहीं मिलेगा। आरसीएम का पेमेंट आप करेंगे लेकिन इनपुट नहीं ले सकते। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि हम जो कंपोजिशन स्कीम की पेमेंट करेंगे वो कौन सा फॉर्म फिलअप करेंगे। अब आ जाते हैं जीएसटी रिटर्न्स पे। क्वार्टरली आप कंपोजिशन स्कीम में जो पेमेंट करेंगे उसके लिए आप ऑनलाइन CMP 08 फॉर्म फिलअप करेंगे, जो कि आपके जीएसटी पोर्टल पे ऑनलाइन रहता है। CMP 08 फाइल करेंगे क्वार्टरली और इसमें आप टैक्स पेमेंट करेंगे और उसके बाद आपका एनुअल रिटर्न जो होगा GSTR 4 होगा कंपोजिशन स्कीम में। अगले वीडियो में हम इसको डिटेल से समझेंगे, CMP 08 और GSTR 4। और वहीं आपका नॉर्मल स्कीम में आपको मंथली ही 2 रिटर्न फाइल करने पड़ेगी। GSTR 1 मंथली फाइल होगा, GSTR 3 भी मंथली फाइल होगा, GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइल होगा। आपको नॉर्मल स्कीम में GSTR 1 क्या होगा, GSTR 2A, GSTR 2B, GSTR 3B मंथली रिटर्न है। सारी हम इसको अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।